हेलो दोस्तों, तो आज डिस्कस करेंगे हम सोलो ग्रोथ मॉडल। तो इसके सब टॉपिक्स है हमारे पास: ग्रोथ अकाउंटिंग, सोलो मॉडल, देन पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कैपिटल एक्यूमुलेशंस, कन्वर्जेंस एंड चेंज इन सेविंग। तो ये सारे जितने भी टॉपिक है ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ अकाउंटिंग में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाइड द सोर्सेज ऑफ ग्रोथ की हमारी ग्रोथ के क्या सोर्सेज है। मैं आपको सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे सपोज y इज इक्वल टू a k रेज टू पावर 3 एंड l रेज टू पावर 07। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि ये प्रोडक्शन है हमारा y, एक इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये k पे डिपेंड कर रहा है, l पे कर रहा है और a पे कर रहा है। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ग्रोथ क्या हुए, हमारे पास a हुआ जिसको हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, k हो गया कैपिटल हो गया जो हमारा प्रोडक्शन का रिसोर्स है, मेन फैक्टर है, और एल हो गया ये लेबर फैक्टर है हमारा प्रोडक्शन का। हो गया दोस्तों। तो इनमें चेंज होगा, के में चेंज होगा, एल में और ए में चेंज होगा। तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा वाई में रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे वाई में चेंज होगा जो आउटपुट है। तो क्या हो गया, ग्रोथ अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के क्या सोर्सेज है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इसी चीज़ को आप सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रोथ इन वाई, हमारे आउटपुट में ग्रोथ किसके इक्वल है। तो क्या हो गया हमारा ए में कितना ग्रोथ हो रहा है, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल हमारा 0.3 है, ओके, और कैपिटल में कितना ग्रोथ हुआ है, प्लस कंट्रीब्यूशंस ऑफ लेबर 0.7 है, एंड ग्रोथ ऑफ हमारा लेबर। तो इस तरह का इक्वेशन हमारा बनेगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या है हमारा, जिसको हम प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ए है, ए में जितना चेंज होगा वो सीधा ही हमारे आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा 5% प्रोडक्टिविटी में चेंज होता है, प्लस 10% जो है हमारा कैपिटल बढ़ता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देन हमारा जो है लेबर भी 10% बढ़ता है। तो इसका हमारा ग्रोथ पे क्या इम्पेक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3 + 7। तो ये हमारा टोटल हो गया 15%। ओके दोस्तों, इसको हम ग्रोथ अकाउंटिंग बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है। ओके, तो ये ग्रोथ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें आगे चलना होगा, जिसका हम यूज करेंगे ग्रोथ अकाउंटिंग को फर्दर हम सोलो मॉडल में। तो अब देखते हैं कि सोलो मॉडल क्या बताता है। एक्सप्लेन हाउ सेविंग रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ डिटरमाइन द कैपिटल एक्यूमुलेशन विच इन टर्न डिटरमाइन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा सेविंग रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ये क्या डिटरमाइन करता है, हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन करता है। जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी हमारी, कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी, कैपिटल में क्या आ जाता है आपके पास, मशीन्स आ गया, बिल्डिंग्स आ गया। ये कैपिटल हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी, ग्रोथ ही हमारा उतना ज़्यादा होगा। तो ये बताता है हमें कौन, सोलो मॉडल बताता है। तो सोलो मॉडल में और कुछ खास बातें हैं तो ये बताऊँगा मैं। ये जो हमारा ग्रोथ बता रहा है सोलो मॉडल, ये पर वर्कर या पर कैपिटा टर्म में बता रहा है। पर कैपिटा टर्म, पर वर्कर मतलब एक वर्कर के टर्म में बता रहा है। ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर वर्कर और कैपिटल लेबर रेशो। जैसे पर वर्कर, एक लेबर के हिस्से में कितनी कैपिटल आएगी, उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करेगी। जैसे जिस इकोनॉमी में ज़्यादा मशीन्स है, इसका मतलब पर वर्कर के हिस्से में ज़्यादा मशीन्स आ रही है, तो ज़्यादा मशीन आएगी तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ग्रोथ हाई होगा। ओके, ए इज़ एक्सोजीनस एंड इट इज़ गिवन। ए जो है ये प्रोडक्टिविटी आ गया, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया,
एफिशिएंसी आ गया। ये इस मॉडल में गिवन है, ये मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, जो आगे हम हायर स्टडी करेंगे ग्रोथ मॉडल में, उसमें इसको इंडोजिनस बना दिया जाएगा। अभी ये एक्सोजिनस है। और ये थ्योरी जो है पूरी सोलो मॉडल की, इसको हम न्यू क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्यूमुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन हमारा सेविंग पे डिपेंड करता है। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन किया गया है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ वाई के फॉर्म में, पर कैपिटा आउटपुट ले रहा हूँ, इसलिए मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे कैपिटल पर वर्कर, कैपिटल पर वर्कर, या आप कैपिटल लेवर रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा है आउटपुट जो है हमारा पर वर्कर आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे कैपिटल बढ़ता जाएगा, जैसे इस पॉइंट में मैं मान लेता हूँ कैपिटल के है, और आगे जाएंगे तो कैपिटल और बढ़ जाएगा, ये K1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा। पर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका स्लोप जैसे कम होता जा रहा है। इनिशियली इस पॉइंट पे देख रहे हो तो इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो स्लोप बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ये बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन कर जाता है, या आप इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको, डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम कैपिटल बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो मैं इसको पर कैपिटा फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ कि जैसे ये आपको दिया गया y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं k लेता हूँ, k रेज टू पावर 0.5 और l को भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो देखो ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है जो कि k और l पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं इसको पर कैपिटा फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, तो पर वर्कर फॉर्म में तो k ओवर l लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अब एक वर्कर के हिस्से में कितना आउटपुट आ रहा है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर आगे सेम इस प्रोडक्शन फंक्शन को वैसे ही लिख रहा हूँ, देन मैं इसके नीचे L लिख देता हूँ। तो इसको अब मैं पर वर्कर आउटपुट को मैं स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ, और आगे L ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, K 0.5 एंड L ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.5 माइनस 1 आ गया। तो फिर क्या आ जाएगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो K 0.5 एंड L 0.5 पर माइनस में आ जाता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा माइनस का। आपको पता जो कोई भी पावर में कोई चीज़ माइनस में होती है तो नीचे चली जाती है, तो इसको L लिख देंगे। और कॉमन पावर कॉमन है, दोनों की सेम है, तो मैं इसको 0.5 लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप K अपॉन L जो है ये कैपिटल लेवर रेशियो जो है इसको आप स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो आप सिंपल टर्म में यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू K रेज टू पावर 0.5। तो ये हमारा पर कैपिटा फॉर्म में हमारा आउटपुट आ गया। तो इसी फॉर्म में आके हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फिर हमें आगे सॉल्व करना है, हमें जो भी न्यूमेरिकल होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखते हैं। तो धीरे धीरे चलना है, पीछे मैंने आपको पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन बता दिया, अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन बता रहा हूँ। जब फिर बाद में हम इन सबको क्लब कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो आउटपुट जो होता है हमारा एक्सपेंडिचर फॉर्म में जो होता है, आपको पता है आइडेंटिटी जो हमारी होती है y इज इक्वल टू वाई आउटपुट का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमी क्लोज है तो ये भी नहीं होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जीरो तो ये भी नहीं होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू C प्लस I। ओके,
तो इकोनॉमी क्लोज है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जीरो है, हमने यहाँ अज्यूम कर लिया है। तो कंज्यूमर सेव्स एंड फिक्स पार्ट ऑफ इनकम, और हम अज्यूम कर ले देते हैं कि कंज्यूमर की जो भी इनकम होती है उसका वो फिक्स प्रोपोर्शन में सेविंग कर लेता है, जैसे 5%, 10%, 20%, कुछ भी ऐसे कर लेता है। वो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में एस में डिनोट किया है। तो सेविंग क्या हो गया, आपके पास जो इनकम है और आपने जो कंज्यूम कर लिया है उस जो बचेगा वो सेविंग होता है। ओके, यहाँ पे आप देखो कि आपकी सेविंग क्या हो गया, आपकी ये इनकम आ गई, इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो आप सेविंग कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका सेविंग फॉर्म आ गया। ओके, इसके इक्वल हो जाएगा सेविंग, और सेविंग को हमने एस वाई से डिनोट किया क्योंकि वाई का कुछ फ्रैक्शन ही तो होता है सेविंग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्लोज इकोनॉमी में हम अज्यूम करते हैं कि हमेशा सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा। आगे चलते हैं। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो रही है, यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल हो गया ना, इन दोनों में बात एक ही है, ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है। तो आप यहाँ तक समझ आ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम किस तरह से लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशंस क्या होता है। कैपिटल एक्यूमुलेशन इज अफेक्टेड बाय इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टियर ऑफ मशीन्स एंड बिल्डिंग, इट इज़ चार्ज एट द कॉन्स्टेंट रेट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है। पीछे मैंने आपको बताया कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। क्लोज इकोनॉमी में जो सेव हो गया वो इन्वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कंट्री के बाहर तो कोई फंड का फ्लो नहीं होता है। तो देखो कैपिटल एक्यूमुलेशन कब होगा, चेंज इन कैपिटल, इसको डिनोट करते हैं जब इन्वेस्टमेंट जो हमारा हो रहा है और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन जो हमारी हो रही है, डेप्रिसिएशन जो हो रही है डी किसकी हो रही है, हमारी कैपिटल की हो रही है। जो भी हमारे पास कैपिटल है उसकी जो डेप्रिसिएशन हो रही है, उसको इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दे तो हमारे पास नेट कैपिटल बच जाता है, वही तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। देखो हमने ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स बना रखी है, मशीन्स है, उसमें एक कांस्टेंट रेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे कोई भी हमने मशीन ले ली तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10% के रेट से हर साल वो डेप्रिशिएट करेगी, कम होते ही एक दिन वो पूरा जीरो हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी जो कैपिटल स्टॉक का है, तो इसका मतलब वो 10% के रेट से हर ईयर कम होता जा रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है कि अब देखना है कि जो नया इन्वेस्टमेंट है, इस डेप्रिसिएशन को जीरो बनाने के लिए हमें नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जब इन्वेस्टमेंट जो हमारा हो रहा है वो डेप्रिसिएशन से जो ये 10% चार्ज कर रहे हैं हम कैपिटल पे, उससे ज़्यादा है तभी तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। ओके, चेंज इनके तभी तो होगा, तो यही यहाँ पे बता रहा है, और इस पे कांस्टेंट रेट पे हम चार्ज करते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, हमारे कैपिटल को बढ़ाता है, डेप्रिसिएशन इसको श्रिंक करता है। ओके, तो जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो स्टेडी स्टेट हो जाएगी। तो आगे डिस्कस करूँगा मैं। अब ये देखो स्टेडी स्टेट की क्या कंडीशन है। स्टेडी स्टेट इज रीच वेयर चेंज इन पर कैपिटा वर्कर capital per worker is zero, variables in per capita terms such as K, C, Y do not change। देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है कि जैसे आप स्टेडी स्टेट में पहुँच जाते हैं तो पर कैपिटा टर्म में आप देखो तो चेंज इन कैपिटल, चेंज इन पर वर्कर कंजम्पशन, चेंज इन पर वर्कर आउटपुट, इनमें जो चेंज हो रहा है वो इक्वल जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। आप ऐसी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। यही इस डेफिनेशन में बता रहा है। तो आगे चलते हैं, मैं इसको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये पर वर्कर आउटपुट ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे देखो ये हमारी मैंने आपको बताया था कि हम डेप्रिसिएशन एक फिक्स रेट पे चार्ज करते हैं। ओके, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, इसको आप सिंप्लीफिकेशन के लिए आप डी बोल दो या कुछ और बोल दो, तो कुछ परसेंटेज में हर साल ये फिक्स रेट पे चार्ज कर लिए, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। ये इतना इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी नीचे चला जाएगी। तो इसको ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन भी बोलते हैं हम इसको।
ब्रेक इवन पॉइंट भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। अब ये देखो, ये आउटपुट का लाइन है और आउटपुट किस पे डिपेंड करता है हमारा, ये हमारा कैपिटल पर वर्कर जितना ज़्यादा होगा उतना होगा, पर ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। और दूसरा आ गया हमारा सेविंग, जो मैंने पीछे बात कही थी आपको, और ये सेविंग किसका है, जो हमारा इनकम है, इनकम का कुछ फ्रैक्शन जो होता है वही सेविंग होता है। अब ये देखो जितना, और सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा स्टेडी स्टेट लेवल के, और यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा टोटल, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है हमारा, ये बता रहा है हमारा कंजम्पशन बता रहा है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट बता रहा है। ओके, तो पूरा इनकम किसके इक्वल हो गया, C + I, इसके इक्वल हो गया। तो देखो यहाँ पे जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब चेंज इन कैपिटल जीरो है, चेंज इन कैपिटल जीरो है, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किसके इक्वल है, हमारा इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, हमारा जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसके इक्वल है, पूरा इसके इक्वल आ गया। तो देखो इकोनॉमी में कोई चेंज ही नहीं होगा, ये स्टेडी स्टेट वाला कंडीशन आ गया। अब ये देखो, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगा। अब इसमें देखो हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे है और हमारा सेविंग यहाँ पे है या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो आप, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किससे, वो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमारा डेप्रिसिएशन जो है उससे ज़्यादा है। तो हमारा क्या है, चेंज इन के हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा इकोनॉमी बढ़ता जाएगा, कैपिटल बढ़ता जाएगा जब तक इस पॉइंट पे ना पहुँचे। अब इस पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ पे देखो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसके कम है। तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा पर कैपिटल जो होती है, पर वर्कर कैपिटल जो होती है वो नीचे आ जाएगी, इस साइड मूवमेंट आ जाएगा। ओके, अपने आप, और नीचे की तरफ है तो मूवमेंट इस साइड जाएगा, तो स्टेडी स्टेट यहाँ पे पहुँच जाएगी। ओके, तो दोस्तों आगे चलते हैं, मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। तो देखो ये आ गया, इस मैंने ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमारा पर वर्कर आउटपुट आ गया और यहाँ पे ये हमारा कैपिटल आ गया। ओके, तो आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे हम कि, और ये देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखो मैंने पीछे आप बताया था कि y किसके इक्वल है, y मैंने आपको बताया था ये k 0.5, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया था। ओके, और स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है, हमारा चेंज इन कैपिटल पूरा जीरो होता है, जीरो, चेंज इन कैपिटल जीरो होगा तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन इक्वल है। ओके, अब इनको सब्स्टिट्यूट आप करते हो तो इसमें क्या आएगा, ये देखो, मतलब I किसके इक्वल है, सेविंग के इक्वल है, और सेविंग किसके इक्वल है, हमारा S जो फ्रैक्शन है हमारा सेविंग का, और सेविंग का फ्रैक्शन है, और इनकम यही है ना, यही बताया था मैंने, और इनकम किसके इक्वल है हमारा 0.5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये सेविंग का फ्रैक्शन लिख दिया, इनकम क्या है K रेज टू पावर 0.5 इक्वल टू, और ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। और इसी को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको के को अलग कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, S/D डेप्रिसिएशन आ गया, ये इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, K 0.5 आ गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, K रेज टू पावर 0.5 इक्वल टू ये S/D। ओके, ये आ गया। फिर आप इस आगे सॉल्व करोगे तो K इज इक्वल टू K इज इक्वल टू ये आ जाएगा S/D, और ये 1/5। तो ये आ गया आपके पास, कैपिटल पर वर्कर आपके पास आ गया। तो दोस्तों आगे चलते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये देखो अब कन्वर्जेंस बताते हैं कि क्या होता है कि
If economies have the same aggregate production function, ratio of worker to total population and saving rate, the Solow model suggests that economies that start the different capital labor ratio tend to converge to a steady state and end up with the similar level of per capita income. देखो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किन्हीं कंट्रीज़ में सेविंग रेट भी सेम है, ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी सेम है, ओके, और जो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो भी सेम है, ये तीनों चीज़ें सेम लग रही है, सेविंग, पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंट्रीज चाहे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका ले लेता हूँ, दोनों में सेम चीज़ें हैं ये, पर यूएस का जो है पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पर अगर ये तीनों चीज़ें सेम है तो क्या होगा, फ्यूचर में पर कैपिटा इनकम जो है अमेरिका का, पर कैपिटा इनकम अमेरिका का और इंडिया का, ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों हो जाएगी, और इंडिया का रिसेंट ग्रोथ ज़्यादा होगा, जैसे 8-9% है, ओके, और जो यूएस का ग्रोथ है वो 2-3% है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी स्टेडी स्टेट के पास पहुंच रही है उसका ग्रोथ रेट कम होगा, क्योंकि कैपिटल का जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है। इंडिया जो है जो स्टेडी स्टेट से काफ़ी पीछे है, तो इस केस में क्या होगा कि ग्रोथ रेट हाई होगा, ओके। तो जो कंट्री अंडर डेवलप है, अभी डेवलप नहीं हुई है, पर उनका सेविंग रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और जो उनका जो है प्रोडक्शन फंक्शन सेम है जैसा कि डेवलप कंट्रीज़ में है, तो ओवर द लॉन्ग रन ये दोनों तरह की कंट्रियों में सेम तरह का पर कैपिटा इनकम होगा, सेम तरह की कैपिटल होगी, ओके। ये बता रहा है यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ ग्रोथ, ओके। तो आगे चलते हैं, एक सेविंग रेट पे चलते हैं। देखिए होता क्या है कि सोलो मॉडल क्या बताता है, सेविंग रेट अफेक्ट द ग्रोथ रेट इन शॉर्ट रन, इट डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ रेट ओवर द लॉन्ग रन। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सेविंग रेट जो है ओवर द लॉन्ग रन ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। सेविंग ऑलवेज जो है शॉर्ट रन में ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, लॉन्ग रन में इफेक्ट नहीं करेगा। इसको तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, तो आपको पता है कि ये हमारा आउटपुट है, ये वाई जो है हमारा कैपिटल पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन जो डेप्रिसिएशन, ये हमारा सेविंग है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ गया हमारा कैपिटल, ये आ गया हमारा कैपिटल पर वर्कर जो है कितनी है, ओके। तो अब ये देखो आपका सेविंग रेट बढ़ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ओके, ऊपर की तरफ ये S2 हो गया, ये S1 था, सेविंग हो गया। तो देखो ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा स्टेडी स्टेट जो है फिर बढ़ जाएगा, ये K से K1 हो गया, तो बढ़ गया ना। सेविंग रेट से जो है ट्रांजिशनरी जो है वो इफेक्ट पड़े, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम गए हैं, पर शॉर्ट रन में गए हैं। ओवर द लॉन्ग रन ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो क्या हो गया, तो सेविंग रेट जो है ग्रोथ रेट बढ़ाएगा ओवर द शॉर्ट रन ओनली। इन केस अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये सेविंग रेट भी शिफ्ट करेगा, प्रोडक्शन फंक्शन भी शिफ्ट करेगा, तब हमारा ओवर द लॉन्ग रन ग्रोथ हो पाएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।